वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास चल रही थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास के अंदर हमने ये बोला था कि हमारी एनएमआर हो चुकी है। एनएमआर के अंदर हम ईएसआर लेकर आए थे, ठीक है। हमने यही बात बोली थी कि चाहे से हमारा ईएसआर हो या फिर किसी तरीके का और टॉपिक हो, ठीक है। तो ईएसआर में हमने ये बात बोली थी कि जो लेक्चर्स मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ईएसआर की हम थ्योरी देख चुके हैं और प्रिंसिपल देख चुके हैं। अब जो हमें देखना है ना, वो क्या देखना है हमें, उसका ईएसआर हो गया। अब आज जो हम क्लास में देखेंगे वो देखेंगे हम हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ठीक है। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग में क्या होगा, देखो हमने ये तो पढ़ा था कि ईएसआर जब हम अप्लाई कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर डाल रहे थे साथ ही साथ, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, स्प्लिटिंग हो रही थी। यही दिखा था ना, एक इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो हमारे दो के अंदर वो स्प्लिट हो गया। एक हमें लोअर एनर्जी दे रहा था और एक हमें हायर एनर्जी दे रहा था। हाइपर फाइन में क्या होता है कि ये दो और हमारे स्प्लिट हुए, ये फर्दर क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। अब देखो एक से दो ही क्यों हुए हैं, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे भी हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो 2i+1 करते हैं। आई की वैल्यू अगर प्रोटॉन के लिए बात करोगे तो कितनी होती है, हाफ होती है। तो लिख लो 2 × ½ + 1 कितना आ जाएगा हमारा 2। इसका मतलब जिस भी एनर्जी लेवल में प्रोटॉन की स्प्लिटिंग होगी वो कितने लेवल्स में होगी, हमारे 3 लेवल्स के अंदर होगी, सॉरी 2 लेवल्स के अंदर। इसीलिए देखो सबसे पहले जब स्प्लिटिंग हुई तो भी 2 लेवल हुए। फिर फर्दर अगर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग के केस में जाते हैं जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का और मैग्नेटिक मोमेंट का, इलेक्ट्रॉन भी कौन सा होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर हमारा इस तरीके का इंट्रैक्शन अगर वहाँ पे होता है तो मेरे वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो स्प्लिट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है ना हमारी स्प्लिटिंग्स को चेक करना है कि किस तरीके से जो है वो हमारी स्प्लिटिंग्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम है ना डिटेल्ड के अंदर बात करेंगे कि हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हमारे लिए काम क्या करती है। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग से हमारा होता क्या है, क्यों ये स्प्लिटिंग जो है वो हुई हमारी और फर्दर हमारा हुआ, साथ ही साथ सिलेक्शन रूल भी देखेंगे कि सिलेक्शन रूल हमारे लिए इसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके ऊपर चर्चा करनी है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। अब देखो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की अगर बात करोगे तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग जो होता है सिलेक्शन रूल, सबसे पहले तो देखो अगर हमारा ईएसआर हो रही है तो ईएसआर क्या बताता है हमें, ईएसआर प्रूफ दैट सिग्नल occur for अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिग्नल जो मिलेंगे वो किसके लिए मिलते हैं, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें मिलते हैं, ठीक है। हमने ईएसआर का जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर हमने थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने यही बात बोली थी कि जो हमारे सिग्नल्स है वो हमें किसके लिए मिलते हैं, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मिलते हैं, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो हम ये बोलते हैं द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, द absorption intensity directly proportional to the absorption intensity directly proportional to
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए होती है? हमारी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है। ठीक है, जो हमारी इंटेंसिटी है वो किसके लिए रहेगी? हमारी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारा जो है वो रहती है। एक ठीक है, तो हमारे जो है वो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है वो हमारी इंटेंसिटी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ और बातें करते हैं हम इसमें। द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, देखो ESR spectroscopy has been widely used in photochemical reactions and photochemical reactions, electrochemical reactions, via free radical mechanism can be detected. Because presence of hyperfine structure which is the result of interaction of unpaired electron and magnetic moment। ठीक है, किसका इंटरेक्शन होता है? हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट का। ये तो हम ESR में पढ़ के आए थे। और उसी की वजह से फर्दर क्या हो रही है? हमारी मैग्नेटिक मोमेंट इन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। ठीक है, तो देखो हमने सिर्फ इतना ही बोला है कि जो हमारी ESR है वो कहाँ पे यूज़ होती है। यूज़ की अगर बात करोगे तो जो यूज़ है उसका फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये हमारी करती है। कैन बी डिटेक्टेड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हाइपरफाइन स्ट्रक्चर विच इज़ द रिजल्ट ऑफ। अब किसकी वजह से डिटेक्ट कर पा रहे हो? हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की वजह से। अब हाइपरफाइन स्ट्रक्चर क्यों आई है? क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट का इंट्रैक्शन होता है, जो कि हमारा क्या बताती है कि हमारी जो स्पीशी है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर हमारा डायमैग्नेटिक है। तो हमें ये पता है कि ESR जो होती है वो पैरामैग्नेटिक कर ले देती है। और हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि जो हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो हमारी पैरामैग्नेटिक स्पीशी है, पैरामैग्नेटिक है, तो वो उसी के थ्रू जो है वो प्रोसीड होगी और हमें क्या देगी? हमारे ESR का डेटा देगी। तो ESR जो है वो असेंशियल होती है हमारे फोटोकेमिकल को बताने के लिए और साथ ही साथ किसको बताने के लिए? हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल की स्पीशीज़ को बताने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ तक हमारी थी कि हमारा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर था, रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट है। तो हमें कुछ कुछ वर्ड्स इसके ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब इट गिव्स, साथ ही साथ ESR और भी कुछ इंफॉर्मेशन देती है हमें। इट गिव्स 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहला तो देखो क्या कहती है,
अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में बताएगी हमें। क्यों बताएगी? क्योंकि जो जितना इंट्रैक्शन करेगा उस हिसाब से उसका अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएगा। दूसरी अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पता लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता लग सकती हैं। तो इट टेल्स अबाउट दी environment of molecule and distribution of the electron density and distribution of the electron density within the molecule। ठीक है। और सेकेंड जो बताता है, इट अलाउज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इट अलाउज द आइडेंटिफिकेशन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज इन नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज के बारे में हमें बताया जाता है नंबर ऑफ केसेस के अंदर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इसका इन्फॉर्मेशन कि हमें ये साथ जो है वो क्या क्या कहानी हमें देता है। तो सबसे पहले तो देखो क्या बता रहा है हमें ये बताता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ना मॉलिक्यूल का, वो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। क्योंकि ESR जो है वो तो अनपेयर्ड के बारे में, देखो सिर्फ इतनी सी कहानी याद रखनी है कि जो ESR है वो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताती है। अब जब हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये कहानी जो है वो हमारी बताई जा रही है, तो वो उससे हम हमारे मॉलिक्यूल का एनवायरनमेंट फाउंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या कर रही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक क्यों है भाई, जितने भी पैरामैग्नेटिक होंगे क्योंकि वही तो आके क्या करने वाले, स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे हमें, ESR देंगे हमें, स्प्लिटिंग दिखाएंगे। अब स्प्लिटिंग में हमें पता है ना वो ग्राफ आता है, जैसे NMR के अंदर मैंने बताया था तुम्हें, NMR के अंदर इस तरीके से तुम यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाते हो। यहाँ पे जब ग्राफ बनाओगे ना तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से बताओगे। ये जो ग्राफ है ना ये बताता है लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी को। वहाँ पे NMR में देखो हमने किसी भी तरीके का लोअर और हायर एनर्जी का जिक्र नहीं किया था। हाँ, स्प्लिटिंग की बात की थी, लेकिन स्प्लिटिंग में उसने ये बताया था कि जो एक पीक है वो हमारी स्प्लिट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग होगी, लेकिन वो स्प्लिटिंग कितने में होगी, कैसे होगी, लेकिन दो के अंदर हो रही है ना, एक लोअर एनर्जी और एक हायर एनर्जी। वहाँ पे पी की जो थी वो इस तरीके से स्प्लिट हो रही थी, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए हमने कहा है कि ESR जो है हम पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ की भी इंफॉर्मेशन उससे ले सकते हैं। ठीक है, कि हमारी कैसा है, कैसा मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा वो हमें क्या देगा, हमारी पैरामैग्नेटिक स्पीशी देगी। और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है हमारा, फ्री रेडिकल का है। फ्री रेडिकल उसके अंदर लो इस्तेमाल करो और साथ ही साथ क्या हो जाएगा हमारा, उसकी जो रिएक्शन है, क्योंकि फ्री रेडिकल क्यों यूज़ कर रहे थे, हमने बताया था कि भाई टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिसिटी को देखने के लिए कि मॉलिक्यूल में कितनी टॉक्सिसिटी है वो चेक करने के लिए भी हम ESR का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी of an electron actually depends magnetic field at the electron and electron is affected by applied field H naught and any other local magnetic field due to the nuclei.
अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहानी कही है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। भाई हमने जब कहा था, जब हम कल एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, हमने जी बीटा एच के इक्वल दिया था। एच हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ही बोला था। हम यहाँ पे यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर हमें उसकी रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी देखनी है कि वो कितनी तेज़ी से, क्योंकि क्यों माइक्रोवेव जैसे ही तो हमने डाली उसके ऊपर वो क्या कर रहा था, रेजोनेंट कर रहा था, अपने लोअर हायर के अंदर जा रहा था। तो जब वहाँ पर वो अपना इलेक्ट्रॉन रेजोनेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी स्पीडली जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी। साथ ही साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमारी लोकल मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हें पता है कि लोकल क्या जनरेट करेगा, लोकल में हमने ये बोला था ना सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड में हमने यही बोला था कि इस तरीके से इंड्यूस्ड होगी तो कहीं ना कहीं या तो रोकेगा या उसको जाने देगा। तो दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारी रेजोनेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी, क्योंकि हमें ये पता है कि एनएमआर में हम पढ़कर आए कि अगर इंड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड तो वो शील्ड भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम भी कर सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज भी कर सकती है। तो जब दोनों केसेस आएंगे तो हम वहाँ पे कहते हैं कि हमारा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ हमारी सेकेंडरी जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके ऊपर भी काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो यही आता है हमारा जी बीटा एच। ठीक है, अब डेली को जानते एच नहीं होता है, साथ ही साथ हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच नॉट प्लस एच, क्योंकि जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ये मान लो कि ये हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड। सपोज तुमने इस डायरेक्शन में अप्लाइड करी, इंड्यूस इस डायरेक्शन में हो रही है, तो नेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो जो नेट आएगी हमारी उसी को हमें क्या लेना है, यहाँ पे एच लेना है। अब तुम्हें ये पता है कि मैंने यहाँ पे एडिशन किया है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा कि एच लोकल का डिपेंड करेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें हाइपरफाइन के लिए जो थी हमें पढ़नी थी। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे की हमारी और चर्चा करते हैं इसके अंदर। द effect of magnetic moment of nuclei on ESR spectrum is known as hyperfine splitting। उसे क्या बोलेंगे हम, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग बोलेंगे। ठीक है, एंड इज रेस्पॉन्सिबल, हाइपरफाइन इंट्रैक्शन लिख लेते हैं पहले, हाइपरफाइन इंट्रैक्शन एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर splitting of ESR to give rise to hyperfine splitting। ठीक है, किसको राइज देगा, वो हमारा हाइपरफाइन स्प्लिटिंग को। तो हम ये बोलते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है हमारा न्यूक्लियाई का, उसका और ये ESR स्पेक्ट्रम के बीच में, क्योंकि हमने क्या बोला है कि हमारी एक बार तो स्प्लिटिंग हो चुकी, उसका रीज़न हमें पता है, मैग्नेटिक मोमेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे जो हुआ है वो ये ESR स्पेक्ट्रम जो आया है, इसका इंट्रैक्शन आप किससे करोगे, उसके मैग्नेटिक मोमेंट से करोगे, तो वापस फर्दर क्या मिलेगी, हमें स्प्लिटिंग मिलेगी। और इसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं, हमारा हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की टर्म के अंदर दिया जाता है। ठीक है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हो गया। सो व्हेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम्स इन द, व्हेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन comes in vicinity
of a nuclear with a spin I an interaction takes place which causes the absorption of signal to split ठीक है। तो जो स्प्लिटिंग होगी, अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर हमारा विसिनिटी का मतलब क्या है कि क्लोज कांटेक्ट के अंदर आ रहा है, जैसे ही जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो क्लोज कांटेक्ट के अंदर, सपोज ये था मेरा स्पेक्ट्रम, इसके क्लोज इंटरेक्शन में आ रहा है, कौन आ रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, न्यूक्लियर के साथ स्पिन के साथ इंटरेक्ट करेगा। हमने ये कहा ना मैग्नेटिक मोमेंट किसका है, हमारे न्यूक्लियस का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ स्पिन होगी। स्पिन जो होती है वो हम जानते हैं किससे डिनोट करते हो, आई से डिनोट करते हो, तो उस आई के साथ क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, और इस इंट्रैक्शन से जो हमारी स्प्लिटिंग होती है वो किस फॉर्म में होगी, हमारी 2i+1 से। फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, 2ni+1 था, n क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हमें इतना डीप तो जाना नहीं है, मैंने कहा था n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को 1 रख दो, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2i+1 हो जाता है। अब देखो अगर बात करें फॉर प्रोटॉन, i = हाफ होता है, ठीक है, i की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ होती है, तो जो मेरी स्प्लिटिंग होगी वो कितने में होगी, 2i+1, यही तो हमारी मल्टीप्लिसिटी बता दी थी, स्प्लिटिंग को बता रहे हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग को अगर देखोगे तो कितनी हो जाएगी, 2 × हाफ + 1 कितना है, 2। तो फर्दर जो मेरे एनर्जी लेवल्स जो मेरे नॉर्मली हम ESR के थ्रू कर रहे थे वो 2 लेवल्स आए थे, अब 2 लेवल्स भी किस में स्प्लिट हो जाएंगे, 4 के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। तो फर्दर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्प्लिटिंग होती है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, उसके अंदर जो मेरे 2 लेवल्स थे वो 2 लेवल्स अब किस में स्प्लिट हो जाएंगे, मेरे 4 के अंदर। मतलब पर्टिकुलरली एक प्रोटॉन के लिए स्प्लिटिंग देखोगे तो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल। अब लोअर और हायर में अगर तुम जाओगे तो लोअर वाला स्प्लिट होता है 2 में, हायर वाला स्प्लिट होगा 2 के अंदर। तो कितने लेवल्स हो गए, अब हमारे 4 लेवल्स हो गए। अब जैसे ही तुमने यहाँ पे देखो आगे की चर्चा जो हम ये करने वाले हैं कि जब हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग करी, ठीक है, स्प्लिटिंग करने पे हमने यहाँ पे कुछ बात की थी कि हमारी डेली आती है जिसको हम बोलते थे G-βH। अब जब हम बात करेंगे हमारा G-βH होता है, तो यहाँ पे हमने ये बताया था, अभी तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी कि यहाँ से यहीं जाएगा, यहाँ से यहीं जाएगा, एक यही पॉसिबिलिटी है उसको रेजोनेट करने की। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पे ये फर्दर और स्प्लिटिंग हो गई, अभी हमने बोला हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, 2 एनर्जी लेवल्स आए थे, उससे और ज़्यादा क्या हो जाएगी, हमारी स्प्लिटिंग हो जाएगी। जैसे ही स्प्लिटिंग हुई है यहाँ पे, अब तुम्हें यहाँ पे देखो इसके पास बहुत सारी चांसेस है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, या यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो ऐसे केस के लिए हम क्या चेक करेंगे, हमारा सिलेक्शन रूल चेक करेंगे। सिलेक्शन रूल हमें पता है पॉसिबिलिटी देता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ होगा, तो इसी तरीके से इसका सिलेक्शन रूल है। अब हमें ये पता है, देखो ये वाले लेवल्स हमने क्या बोले थे, हमारे MS लेवल्स यहाँ पे होते हैं, है ना, यही बोला था -½ और, तो ये भी मेरे MS लेवल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहली जो स्प्लिटिंग हुई वो चलो हमने ये मान ली कि आई मिला मुझे +½ और -½ के अंदर जो स्प्लिटिंग मेरी मिल गई। फर्दर वो जो आई है वो मेरा स्प्लिट हो गया MS लेवल के अंदर, ठीक है। MS लेवल में जैसे ही होता है तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारा डेल MS है वो कितना होता है हमारा +−1, कितना होगा हमारा +−1। तो जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो ये कहेगा कि जो हमारा ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, जहाँ पे हमारा जो चेंज है वो कितना आ रहा है, हमारा +−1 का चेंज आ रहा है, ठीक है।
the cause of splitting in an isotopic system in the nuclear spin electron spin coupling arises mainly from Fermi contact term. This effect is simply illustrated by considering hydrogen atom. ठीक है, तो यहाँ पे हमने और क्या लिखा है कि जो हमारा कॉज ऑफ स्प्लिटिंग है आइसोटोपिक सिस्टम के अंदर, आइसोटोप देखो कुछ भी लिया हो हमें ये पता है, न्यूक्लियर स्पिन और इलेक्ट्रॉन स्पिन का क्या होगा, वहाँ पे कपलिंग होती है और जो कि हमें फर्मी कॉन्ट्रैक्ट देती है। अब फर्मी कॉन्ट्रैक्ट से हमें क्या मिलेगी, स्प्लिटिंग मिलेगी। हम वहाँ पे जो बेसिकली चेक करेंगे वो किसकी चेक करते हैं, टर्मिनोलॉजीज जो है वो किसकी चेक करते हैं, हमारे स्प्लिटिंग जो चेक करेंगे वो किसकी चेक करेंगे, हम हमारे हाइड्रोजन एटम की। अब हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता है कि आई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, +½ होती है। ठीक है, देन हम उसके बाद बात करेंगे द प्रोटोन thus has a magnetic moment and the electron will be affected by the magnetic field of the nucleus as well as that of अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, कंबाइन करेगा, कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करने के बाद क्या करेगा हमें, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के साथ क्या होता है, इंट्रैक्शन होगा और जैसे ही इंट्रैक्शन होगा हमारी स्प्लिटिंग जो है वो हमें यहाँ पे दिखेगी। तो द एनर्जी लेवल, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन will be modified by orientation of magnetic moment of the proton which can parallel or anti-parallel to applied magnetic field। ठीक है, तो देखो केस जो है ना वो अब हम ही पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना जानना है कि जो हमारा न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन हो रहा है, हमारे मैग्नेटिक मोमेंट का इंट्रैक्शन हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन्स से, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, स्प्लिटिंग जनरेट हो रही है। अब स्प्लिटिंग के बाद क्या होता है कि जो हमारे एनर्जीज होते हैं इलेक्ट्रॉन विल बी मॉडिफाइड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन विच कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल।
दोनों केस में हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आया है उसकी जो डायरेक्शन है, जिसका जो ओरिएंटेशन होगा, जैसे देखो हमने वहाँ पे ये बात की थी ना कि एक पैरेलल हो सकता था, एक एंटी पैरेलल, जब स्प्लिटिंग देख रहे थे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे बात की थी, ऐसे भी हो सकता है, ये वाला केस भी बताया था। तो यहाँ से हमने स्प्लिटिंग को चेक किया था कि कितने टाइप से हमारी स्प्लिटिंग हो सकती है। सेम चीज़ जो है वो हमारी इसके अंदर भी हमने यही बोला है। सिर्फ हमें देखो वहाँ पे हम ये बोलते थे कि प्रोटॉन प्रोटॉन इंट्रैक्शन कर रहा था, हमारा स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन हो रही थी वहाँ पे। यहाँ पे इंट्रैक्शन किसके बीच में हो रही है, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट किसका, न्यूक्लियाई का। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे से इंट्रैक्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उस पर क्या डाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं। जैसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो जो ओरिएंटेशन आएगा तुम्हारा, लास्टली जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसका जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो सकता है या एंटी पैरेलल हो सकता है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। तो दो तरीके के केस अराइज हो सकते हैं। ये थ्योरी थी, मैंने थ्योरी लिख दी है। समझाने वाली चीज़ जो आएगी वो अभी बाद में आएगी हमारी, कि हमें किस तरीके से इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो द रिलेटिव ओरिएंटेशन नेक्स्ट टाइम में हम लिख सकते हैं, द रिलेटिव ओरिएंटेशन of the nuclear magnetic moment and the electron magnetic moment causes splitting of original 2 levels to 4 levels। अब देखो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट और उसके कारण क्या हुआ हमारा, और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि वो क्या बता रहा था कि पैरेलल हो सकता है या एंटी पैरेलल। तो बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। केसेस कितने आएंगे हमारे, 4 आएंगे। 4 क्यों आएंगे वो अभी हम देखेंगे। अभी हमने ये सिर्फ इतना बोला है कि जो ओरिजिनल स्प्लिटिंग हमारी होगी वो 2 लेवल्स से कितने में हो जाएगी, 4। ओरिजिनल कितनी हो रही थी, 2। जो हमारा बेसिक हमारा ESR कह रहा था वो हमें स्प्लिटिंग कह रहा था हमारे 2 लेवल्स के अंदर होगा। बाकी कितनी होगी वो हमें देखना है, हमारा 4 लेवल्स के अंदर जो है वो हमारी बची हुई स्प्लिटिंग वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब सिलेक्शन रूल की बात करें तो सिलेक्शन रूल तो हम पहले ही लिख चुके हैं। डेल MS इज इक्वल्स टू +-1 होता है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे हमारा डेल MS इज इक्वल्स टू +-1 है तो हमें ये पता है कि जो हमारे स्प्लिटिंग है साथ ही साथ EPR spectrum of a hydrogen atom consists of 2 peaks of equal intensity। ठीक है, कितनी पीक्स मिलेगी हमें, यहाँ पे 2 पीक्स मिलेंगी। 2 पीक्स जो कि हमारा ट्रांजिशन लेवल्स को बताएगा, उस तरीके की 2 पीक्स हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो हमने यही बोला कि जब सिलेक्शन रूल हमारा डेल एस M+-1 के अंदर आ रहा है, उसके बिहाफ पे जब हम हाइड्रोजन का अभी स्पेक्ट्रा बनाएंगे तो उस स्पेक्ट्रा में हम ये देखेंगे कि हमें जो पीक मिलेगी वो 2 पीक मिलेगी। वो भी हमें क्या मिलेगी, हमारे इक्वल इंटेंसिटी की जो है वो हमें यहाँ पे पीक्स अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन